हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टूल। कैसे हैं आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे प्रेडिक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पिनियल कंपाउंड यूजिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आप लोगों ने स्पिनियल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा। आप लोगों को मैंने कुछ वीडियोस में ट्रिक्स भी बताई होंगी कि स्पिनियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे हम प्रेडिक्ट करें। यहाँ हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो ट्रिक ना होकर बेसिकली एक कैलकुलेशन है जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से डिराइव्ड है। और फिर हम उसकी मदद से हम कैलकुलेट करेंगे कि हम प्रेडिक्ट करेंगे कि स्पिनियल कंपाउंड एक नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड है या एक इनवर्स स्पिनियल कंपाउंड है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड्स और इनवर्स स्पिनियल कंपाउंड्स के बारे में पता होगा। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, मैंने सॉलिड स्टेट में भी इसको पढ़ाया हुआ है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी मैंने इसके वीडियो डाले हुए हैं, आपने ये देखा होगा। स्पिनियल कंपाउंड बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे आपके पास एक A2O4 टाइप का कंपाउंड होता है, जहाँ पर A जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, B+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और O-2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जहाँ पर ऑक्सीजन आपका FCC का क्रिस्टल बनाता है। आपका A और B या तो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होंगे या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होंगे। अब कौन कहाँ प्रेजेंट होगा इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो एक इनवर्स स्पिनियल कंपाउंड होगा या एक नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड होगा। अगर सारा का सारा A टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है और सारा का सारा B अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है और O ने अगर FCC स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो हम उसे नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये पता होगा कि नॉर्मल स्पिनियल या इनवर्स स्पिनियल क्या होता है। ठीक है, आप उसके बाद ही इस वीडियो पे आए होगे। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा जहाँ पे मैंने स्पिनियल कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया है, फिर आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे आइएगा। ठीक है, अब अगर A टेट्राहेड्रल में ना होके ऑक्टाहेड्रल में चला जाए और B टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों में प्रेजेंट हो तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं कि वो एक इनवर्स स्पिनियल कंपाउंड है। अब इसमें ना एक ट्रिक है जो आपको समझनी है। देखो बेसिकली क्या होता है, आपका A या तो टेट्राहेड्रल में होगा या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा, आपका B या तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में होगा या तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों में प्रेजेंट। बेसिकली फंडा क्या है कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती कैसे है। आपके पास इस तरीके से 4 एटम्स होते हैं जो 4 एटम प्लेन में होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और एक एटम ऊपर प्रेजेंट होगा और एक एटम जो होगा नीचे प्रेजेंट होगा। नॉर्मली ये कौन एटम होंगे? ऑक्साइड होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर किसने बनाया हुआ है? ऑक्सीजन ने बनाया हुआ, तो दिस विल बी ऑक्सीजन -2 का स्ट्रक्चर। अब इस वॉइड के बीच में अगर मान लीजिए एक एटम प्रेजेंट है तो क्या मैं इसको ऐसे इमेजिन नहीं कर सकता कि आपका एक मेटल है जो सेंटर में प्रेजेंट है और उसके आसपास सराउंडिंग में इस तरीके से 6 ऑक्साइड के लिगेंड्स प्रेजेंट है। अब मैं इस सॉलिड स्टेट को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसी एक सिचुएशन आती है तो आप सब लोगों ने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पढ़ी होगी कि अगर मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स होती हैं इस तरीके से और अगर वो एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में प्रेजेंट होती हैं तो हम सबको मालूम है कि 2 ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ जाता है और 3 ऑर्बिटल्स का एनर्जी घट जाता है। जो घटता है उसे हम T2G कहते हैं, जो बढ़ता है हम उसे EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। सिमिलरली अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को देखो तो टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरीके से 3 एटम्स होंगे जो प्लेन में होंगे और इसके ऊपर अगर आप एक एटम को लाके रखते हो तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड मिलती है। अब अगर इसके बीच में एक एटम आके बैठ जाता है तो एक ऐसा इमेजिन होगा, ऐसा लगेगा जैसे इस तरीके से मेरा मेटल बैठा हुआ है, इसके ऊपर एक लिगेंड है ऑक्साइड का, इसके नीचे एक लिगेंड है ऑक्साइड का, यहाँ पर एक लिगेंड है, यहाँ पर एक लिगेंड है, यहाँ पर भी 6 लिगेंड्स आप इस तरीके से चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आती है वो इसका उल्टा होती है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा इस तरीके से, ये 5 ऑर्बिटल्स अगर मेरे पास हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग उल्टी हो जाती है, या 3 ऑर्बिटल्स ऊपर जाएंगी, 2 ऑर्बिटल्स नीचे होती हैं। जो ऊपर जाती हैं उनको हम सिर्फ T2 ऑर्बिटल कहते हैं, जो नीचे जाती हैं उसको हम सिर्फ E ऑर्बिटल कहते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि आपके लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में P इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और अपर ऑर्बिटल में Q इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। भाई मेटल के अंदर कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स हुए होंगे, फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई होगी तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। सिमिलरली यहाँ पर E में मान के चलते हैं P इलेक्ट्रॉन्स है और T2 में मान के चलते हैं Q इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक नॉर्मल सिंपल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है जहाँ पे सॉलिड स्टेट को हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर दिया। जस्ट ये इमेजिन करके कि जो मेरा मेटल टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा वो ऐसे लगेगा जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। अब अगर आपने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पढ़ी हो, आपको ये भी पता होगा कि अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जीज में जाता है, जैसे T2G में अगर P इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहां पर एनर्जी -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिटल्स में जाता है, अगर EG में आपके पास Q इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है। कितने से बढ़ जाती है? +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से बढ़ जाती है। सिमिलरली इसका अपोजिट होता है
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर कंपाउंड टेट्राहेड्रल में फंसा हुआ है, मेटल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, तो नीचे जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो p इलेक्ट्रॉन होंगे, पर इस बार नीचे -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की जगह -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, यहाँ पे q इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो +0.6 की जगह +0.4, यानी इसका एग्जैक्टली अपोजिट और इसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। अब हमने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये भी पढ़ाया हुआ है कि टेट्राहेड्रल की जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग होती है और ऑक्टाहेड्रल की जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग होती है, उसके बीच में अप्रोक्सीमेटली 4/9 का फर्क होता है, जिसको हम 0.45 भी लिख सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या, क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन क्या करना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मल्टीप्लाई कर दो 0.4 से, कितने इलेक्ट्रॉन ऊपर प्रेजेंट हैं, मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से, फिर दोनों की वैल्यू को प्लस माइनस करके देखो आंसर कितना आता है। जितनी ज्यादा क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी नेगेटिव होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, मेरा क्रिस्टल मेरा वो जो कंपाउंड होगा वो टेट्राहेड्रल में है या ऑक्टाहेड्रल में, जहां पर भी टेट्राहेड्रल वॉइड में या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जहां पर भी उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो वहां पर उतना ज्यादा स्टेबल होगा। गिब्स फ्री एनर्जी के साथ कंपेयर करो, आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में भी ये चीज को पढ़ा होगा। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, -0.4 इंटू पी, -0.4 इंटू पी प्लस 0.6 इंटू क्यू। ये फॉर्मूला हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हम सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और चीज चलो सिखा देता हूँ, क्योंकि अब बात हो ही रही है तो कवर करते हुए चलते हैं इसको। आप टेट्राहेड्रल का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 0.6, P इंटू 0.6 प्लस Q इंटू 0.4, Q इंटू 0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल। यहाँ जो कैलकुलेशन आपने किया है वो डेल्टा टेट्राहेड्रल के टर्म्स में किया है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन हम बहुत बार आप किताबों में देखोगे, जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब कहने को तो दो पोटेंशियल होती है और सेल दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, बट जब भी हम बात करते हैं तो सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन के टर्म्स में बात करते हैं। हमने केमिस्ट्री में कुछ चीजों को फिक्स कर दिया है कि कुछ भी बात करो, लेट्स टॉक इन वन टर्म, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं। अब चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल हो, हमारा सारा कैलकुलेशन किसके टर्म्स में होगा, ऑक्टाहेड्रल के टर्म्स में होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फंडा समझ में आया होगा। यहाँ पर अब देखिए हम कन्वर्जन कर सकते हैं, जो हमारा टेट्राहेड्रल दिया हुआ है उसको अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल के टर्म्स में कन्वर्ट करना हो तो मुझे आपको मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि अगर मुझे टेट्राहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल के टर्म्स में कन्वर्ट करना हो तो मुझे सिर्फ करना क्या पड़ेगा, वहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4/9 करना पड़ेगा। तो आपका टेट्राहेड्रल जो है वो ऑक्टाहेड्रल के टर्म्स में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल लाना है, टेट्राहेड्रल की जगह ऑक्टाहेड्रल लाना है, तो 4/9 का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेट्राहेड्रल की जगह ऑक्टाहेड्रल ला रहा हूँ, तो सब जगह 4/9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो। बहुत बार नेट में कोई जो क्वेश्चंस आते हैं वो टेट्राहेड्रल फील्ड का स्प्लिटिंग पूछते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो बच्चे वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। वो ये वाला इन वैल्यूज से आंसर निकाल के आते हैं, जबकि हमको आंसर किस में देना होता है, ऑक्टाहेड्रल के टर्म्स में। ये एक्स्ट्रा चीज सिखा रहा हूँ जो आप याद रख लेना, इस वीडियो को देख ही रहे और कैलकुलेशन कर ही रहे हम क्रिस्टल फील्ड का, तो आपको ये याद रहना चाहिए ना। हमारे पास ट्रिक क्या है, हमें कैसे पता चलेगा सर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता चल गई। टेट्राहेड्रल में कैसे करते हैं वो भी पता चल गई। टेट्राहेड्रल का ऑक्टाहेड्रल में कैसे करते हैं वो भी पता चल गई। पर ट्रिक क्या है इसके अंदर, हमको कैसे पता चलेगा कोई नॉर्मल स्पिनियल है या इनवर्स स्पिनियल। तो देखो ट्रिक बड़ी सिंपल सी, हमें पता है हमारे पास मेटल जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, या तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा या तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड। और अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इनवर्स स्पिनियल कंपाउंड। अब जो हमारा B+3 प्रेजेंट होता है ना, ये अब हमें कंपैरिजन करना है इसके साथ। ये अगर मान लीजिए प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉर्मल स्पिनियल, नॉर्मल स्पिनियल। और अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है तो ये कहलाएगा इनवर्स स्पिनियल। अब हमें कैलकुलेशन कहां से करना है, हमें कैलकुलेशन करना है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। किसमें करना है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो ऑक्टाहेड्रल, यानी इसका ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना है A का, और B+3 का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना है ऑक्टाहेड्रल में। हम वो देखो, A टेट्राहेड्रल में भी हो सकता है, B टेट्राहेड्रल में भी हो सकता है। हम सारा कैलकुलेशन सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए करेंगे।
अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बी का ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ज्यादा निकल कर आता है तो बी ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई करेगा, तब ए कहाँ चला जाएगा, टेट्राहेड्रल में चला जाएगा, यानी नॉर्मल स्पिनियल की कंडीशन आ गई। लेकिन अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ए का ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ज्यादा निकल के आता है और बी का कम आता है तो ए ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, तब आपका बी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल प्लस टेट्राहेड्रल में चला जाएगा, तब वो इनवर्स स्पिनियल की कंडीशन आएगी। मतलब हम सिर्फ ए का और बी का ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उनका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन देखकर ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो नॉर्मल होगा या इनवर्स स्पिनियल कंपाउंड होगा। करना क्या है आपको, ए का ऑक्टाहेड्रल के प्रेजेंस में क्रिस्टल फील्ड कितना है, बी का ऑक्टाहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड कितना है, जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। अगर ए ऑक्टाहेड्रल में चला गया तो बी फिर ऑक्टा और टेट्रा में जाएगा, वो इनवर्स बनेगा। और अगर बी ऑक्टाहेड्रल में चला गया तो ए को फिर टेट्रा में जाना पड़ेगा, तब ये नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड बनेगा। लेट्स डू सम एग्जांपल। जैसे Mn3O4 मेरे पास है, जहाँ पे मैंगनीज +2 में होगा, मैंगनीज +3 में भी होगा और O4 होगा, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कैलकुलेशन करेंगे हम, टेट्राहेड्रल का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बहुत सारी किताबों में आप देखोगे, आप इवन अजय कुमार ले लो या कोई भी रामालिंगम ले लो या कोई भी एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी में तो चलो खैर ये सब नहीं दिया हुआ है, या कोई भी बड़ी रेफरेंस बुक उठा लो, वहाँ ऑक्टा और टेट्रा दोनों कैलकुलेशन किया गया। ऑक्टाहेड्रल में भी कैलकुलेशन, टेट्रा, हम वो कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करना चाहते। आई रियली डोंट वांट यू टू टीच ऑल दोस थिंग्स। आप सिर्फ ऑक्टाहेड्रल का कैलकुलेशन देखो। अब अगर मैंगनीज +2 में है तो वो D5 होगा। अब मुझे पता है अगर वो D5 में होगा तो 5 ऑर्बिटल्स में 2 ऊपर होती हैं, 3 ऑर्बिटल्स नीचे होती हैं। ये आपकी T2Z ऑर्बिटल हो जाएंगी, ये आपकी EG ऑर्बिटल हो जाएंगी। 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले नीचे जाएंगे, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, 1 2। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना आपका, वो एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। और जो आपका कंपाउंड होता है ना, वो किसकी तरह काम करेगा, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह काम करेगा। देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड है, वरना ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर पेयर्ड हो जाते, तब हम उसको कहते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्साइड आयन यहाँ पर, अब एक आपको एक्सेप्शन बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन कोबाल्ट के केस में आएगा, कोबाल्ट +3 के केस में आएगा। बाकी सब जगह आप ये मान के चल सकते हो कि आपका जो ऑक्सीजन होगा वो एक वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 0.4 × 3, 2 इलेक्ट्रॉन है 0.6 × 2, आंसर निकल के आया 0। अब +3 का कैलकुलेशन करते हैं। +3 D4 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर। पहले 3 नीचे और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर। 3 × 0.4 और 1 × 0.6, आंसर निकल के आएगा 0.6। अब मुझे एक बात बताओ, किसका नेगेटिव आंसर नेगेटिव में ज्यादा है, नेगेटिव में ज्यादा। सी न्यूमेरिकली देखोगे तो ये ज्यादा है, हमको नेगेटिव नंबर में लार्जर नंबर चाहिए, तो माइनस में ये ज्यादा है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने आपको ये फंडा समझाया हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर मैंगनीज का +3 ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा है, मतलब मैंगनीज क्या ऑक्यूपाई करेगा, +3 ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, तो इसको टेट्राहेड्रल में जाना पड़ेगा। आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर ये यहाँ गया, अगर ये यहाँ गया तो ये यहाँ जाएगा, ऐसे ये यहाँ जाएगा। और अगर 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 ये यहाँ गया, ये यहाँ गया तो ये यहाँ जाएगा। बस इतना याद रखो, आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड। सिमिलरली हमारे पास अगला एग्जांपल आता है Fe3O4। Fe यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये +3 में होगा, +2 में उसका D6 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर। ये आई होप आप CF50 कर सकते हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 नीचे 2 ऊपर, 4 नीचे 2 ऊपर। 4 × 0.4, 2 × 0.6, आंसर -0.4 आया, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे +3 के साथ। +3 का मतलब D5 हो गया, D5 का मतलब कितना हो गया, 3 नीचे और 2 ऊपर, तो यहाँ पर आंसर कितना निकल के आएगा 0। अब देखो सोच समझ के बताना, Fe+2 का ज्यादा है। अगर Fe+2 का ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा है, मतलब Fe+2 कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। और अगर Fe+2 ऑक्टाहेड्रल में जा रहा है तो B को कहाँ जाना पड़ेगा, ऑक्टा प्लस टेट्रा में जाना पड़ेगा। कंपाउंड क्या बन जाएगा, इनवर्स स्पिनियल बन जाएगा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं FeCr2O4। तो यहाँ पर Fe जो होगा +2 में होगा, क्रोमियम +3 में होगा, Fe+2 में D6 होता है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। इसका कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले यही किया, सेम होगा। 4 × -0.4, 2 × 0.6। ये समझा कैसे कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ से कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो 0.4 से मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो 0.6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ प्लस के साथ, यहाँ माइनस के साथ, और उसी से हमने ये फॉर्मूला बनाया हुआ। तो मैं सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आंसर कितना निकल के आया, -0.4। क्रोमियम +3 में अगर होगा तो D3 होगा,
D3 होगा तो तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे, ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, तो इसका आंसर 1.2। अब देखो कंपेयर करो किसका ज्यादा है, Fe2+ का ऑक्टा में ज्यादा है कि Fe3+ का। तो देखो मुझे क्लियर समझ के आ रहा है ये ज्यादा है Fe3+। तो क्रोमियम अगर 3+ अगर ऑक्टा में जाता है, 3+ अगर ऑक्टा में जाता है तो आपका A+2 टेट्रा में जाएगा, नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड बनाएगा। क्या बन गया, ये एक नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड। एक्सेप्शन आता है कोबाल्ट के केस में, वो भी सिर्फ जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके जो कंपाउंड बनेंगे वो लो स्पिन बनते हैं, ना कि हाई स्पिन बनते हैं। देखो अब तक मैंने यहाँ पे क्या बताया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी अनपेड, एक तरीके से वीक फील्ड लिगेंड। कोबाल्ट +3 के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्यों, किधर, कैसे, किस लिए होता है, बट उसके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब कोबाल्ट यहाँ पे +2 में भी है, कोबाल्ट यहाँ पे +3 में भी है। +2 के साथ कुछ नहीं होगा, D7 है ना, D7 है, 2 ऑर्बिटल ऊपर, 3 ऑर्बिटल नीचे, 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे कितने 5, ऊपर कितने 2, खत्म, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। +2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आप 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 0.6 से करो, आंसर 0.8 निकल के आता है। प्रॉब्लम होती है +6 के साथ, +3 के साथ, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर केस में जब वो D6 हो जाता है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। उस पर्टिकुलर केस में आपका आंसर कितना निकल के आएगा, -0.4 × 6, ये 0 हो जाएगा, 2.4। अब कंपेयर करो, देखो तो कोबाल्ट +3 का ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा है, तो कोबाल्ट +3 ऑक्टाहेड्रल में जाएगा तो इसको टेट्रा में जाना पड़ेगा, क्रॉस ऐसे याद रखो इसको। तो ये क्या बनाएगा, ये नॉर्मल स्पिनियल कंपाउंड बनाएगा, इट विल बी अ नॉर्मल स्पिनियल। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से सिर्फ ऑक्टाहेड्रल, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी जगहों पे आप ये देखोगे वो ऑक्टा लेंगे, वो टेट्रा लेंगे, इसको इसके साथ उसको, बड़ा कंफ्यूजन करके कंपैरिजन करते हैं। सिंपल कंपैरिजन आपको करना है, दोनों मेटल्स का ऑक्टाहेड्रल फील्ड में वैल्यू निकालो कितना होगा, बस याद रखना ये एक्सेप्शन, ये कोबाल्ट वाला एक्सेप्शन याद रखना, +3 वाला, ठीक है। उसके बाद कंपेयर करो किसका नेगेटिव ज्यादा वैल्यू है, और ये चार्ट जो मैंने यहाँ बना के दिया है ना, ये चार्ट, इसको लिख लो कहीं पे सजा के, बस इसी से सब कुछ का निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। CSIR नेट में, गेट में, IIT जैम में, BHU, DU, टिफर में, यानी जितने एग्जाम के नाम ले लूँ सब में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।